हेलो फ्रेंड्स, हम लोग कक्षा 11वीं एनसीईआरटी जीव विज्ञान का 7वां अध्याय पढ़ रहे हैं, प्राणियों में संरचनात्मक संगठन। तो इसके पिछले दूसरे वीडियो में मैं आपको केंचुआ पढ़ाना शुरू किया था, जिसमें मैंने आपको उसकी बाह्य आकार की पढ़ा दिया है कि बाहर से केंचुआ किस प्रकार से दिखता है, उसमें कौन कौन से खंड हैं और किन किन खंडों में छिद्र उपस्थित हैं। ये सब चीजों को मैंने दूसरे वीडियो में आपको बता दिया है। अब हम इस वीडियो में केंचुए की आंतरिक संरचना के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आंतरिक संरचनाओं में जो है उसका परिवहन तंत्र कैसा है, पाचन तंत्र कैसा है, उत्सर्जन तंत्र कैसा है ना, तंत्रिका तंत्र कैसा है, और फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसमें प्रजनन तंत्र कैसा है और प्रजनन कैसा होता है। तो इन सब चीजों का हम अब यहां पर अध्ययन करने वाले हैं। तो केंचुए के शरीर में देखिए, अगर हम स्किन की बात करें तो स्किन में सबसे बाहर एक उप त्वचा होती है जिसको हम क्यूटिकल कहते हैं। क्यूटिकल काइटिन का बना हुआ, काइटिन एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड है, काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल रहता है जिसको उप त्वचा कहते हैं। ये अर्थवर्म को जीवाणुओं से, विषाणुओं से बचा के रखता है, क्योंकि अर्थवर्म कीचड़ में रहता है जहां पर सड़ी गली चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, तो इनकी त्वचा में इंफेक्शन हो जाएगा। इसके लिए बचने के लिए वो अपनी त्वचा के ऊपर क्यूटिकल का स्राव करके रखता है, जो अकोशिकी है, उसमें कोई कोशिका नहीं है। उसके बाद जो असल त्वचा है उसमें एपिडर्मिस, डर्मिस दोनों लेयर है, विशेषकर एपिडर्मिस है। हमारी एपिडर्मिस में 5 लेयर होते हैं, लेकिन इसकी एपिडर्मिस में एक ही लेयर होता है। एपिडर्मिस को अपन बाह्य त्वचा कहते हैं, ठीक है, या उपचर्म कहते हैं। एपिडर्मिस हमारे में 5 लेयर है, इसके में एक ही लेयर है, और वो एक लेयर जो है स्ट्रेटम मेलपिघाई, जिसको स्ट्रेटम जर्मिनेटिवम भी कहते हैं, जो ऐसे खंभाकार उपकला तक का बना हुआ है, इस टाइप के कोशिकाओं से बना हुआ है। ठीक है, तो एक ही स्तर का बना हुआ उपत्वचा है, मतलब उपचर्म है, उपचर्म है, एपिडर्मिस है। केंचुए का शरीर एक पतली अकोशिकीय परत से ढकी रहती है, जिसे उपत्वचा यानी क्यूटिकल कहते हैं, जो सुरक्षात्मक स्तर है। इसके नीचे अधिचर्म है, एपिडर्मिस, 2 पेशीय गोलाकार एवं लंबवत परतें तथा सबसे अंदर की ओर देहगुही उपकला पाई जाती है। इसको समझिए, अधिचर्म का मतलब होता है एपिडर्मिस। ठीक है, डर्मिस जैसे मैंने यहां पर कहा विकसित नहीं हो पाया है, सिर्फ एपिडर्मिस है। पेशीय स्तर कौन कौन से हैं? पेशियां 2 प्रकार की हैं, एक है गोलाकार और एक है लंबवत। जैसे कि ये अर्थवर्म है, तो ये लंबवत पेशी इस तरह से लंबवत होती है, ऐसी, ठीक है, और जो गोलाकार पेशी है वो ऐसे गोलाकार होती है, ऐसे। ठीक है, ये पेशियां संकुचित और शिथिलित होती हैं, लेकिन एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। मतलब जब एक शिथिलित रहती है तो दूसरी संकुचित होती है, दूसरी शिथिलित होती है तो पहली संकुचित होती है, क्योंकि जो लंबवत पेशी है वो संकुचित होगी तो ऐसे खींच करके अर्थवर्म को कम लंबी करेगी और मोटी करेगी। इस दौरान जब ये लंबवत पेशी संकुचित है तो सर्कुलर यानी गोलाकार पेशी ये शिथिलित रहेगी, तो फैल करके इसको चौड़ा करेगी और ये खींच के चौड़ा करेगी, है ना, ऐसा है। और फिर उल्टा हो जाएगा तो लंबी हो जाएगी शरीर उसकी। अंदर की ओर देहगुही उपकला पाई जाती है, क्योंकि शरीर अंदर से खोखला है, देहगुहा है, तो देहगुहा की अंदर की परत जो है, जिसको अपन लाइनिंग कह सकते हैं, वो भी एक उपकला है, एक एपिथेलियल टिश्यू है। अधिचर्म यानी कि एपिडर्मिस स्तंभाकार उपकला कोशिकाओं की एक स्तर की बनी होती है। जैसा हमने कहा था कि हमारे में 5 स्तर हैं, स्ट्रेटम कॉर्नियम, स्ट्रेटम लूसिडम, स्ट्रेटम ग्रेन्युलोसम, स्ट्रेटम स्पाइनोसम, स्ट्रेटम मेलपिघाई। 5 लेयर हमारी एपिडर्मिस में है, लेकिन इनमें बाकी 4 लेयर ऊपर के नहीं है, सिर्फ अंदर वाला लेयर एकमात्र लेयर का बना हुआ एपिडर्मिस है, जिसमें अन्य प्रकार की कोशिकाएं जैसे स्रावी ग्रंथि कोशिकाएं भी सम्मिलित हैं। वो इसलिए है कि इसको अपनी त्वचा को गीली रखनी पड़ती है, क्योंकि ये त्वची श्वसन करता है, त्वचा से सांस लेता है, तो उस त्वचा में जो गीलापन है उसी में ऑक्सीजन घुल के अंदर और CO2 घुल के बाहर चला जाता है। तो इसके लिए त्वचा को लगातार इसको गीला रखना पड़ता है। उसके लिए कई व्यवस्थाएं हैं, जैसे बहुत सारी ग्रंथियां हैं जो त्वचा को गीली करती हैं, ठीक है, और वैसे ही अंदर से जो सिलोमिक द्रव है, जो देहगुही द्रव है, वो भी बाहर आता है ना। साथ में जो यूरिन है वो भी त्वचा के अंदर ऊपर में फैलता है। तो इस तरह से त्वचा को गीली रखते हैं। अगर त्वचा को सुखा दी जाती है तो अर्थवर्म की मौत हो जाती है, क्योंकि उसको सांस नहीं आ पाता है। ठीक है, आहार नाल की बात करें
तो ये आहार नाल की संरचना है, देख सकते हैं। तो अलग अलग खंडों में आहार नाल है। पहला है माउथ। तो माउथ जो है इसके पहले खंड में आप देख सकते हैं, माउथ मतलब ओपनिंग। पहले खंड को हमने पेरिस्टोमियम कहा था, आपको ध्यान होगा, है ना, उसमें माउथ रहता है। और ये जो माउथ है ये तीसरे खंड तक बक्कल कैविटी में फैला हुआ है। बक्कल कैविटी, मुख गुहा तीसरे खंड तक है, 1 से लेकर तीसरे खंड तक बक्कल कैविटी है। उसके बाद आप देख सकते हैं 6 नंबर तक जो है, इसमें 5 नंबर तक विशेषकर ये पाया जाता है ग्रसनी। ग्रसनी जो भोजन को निगलने का काम करता है। उसके बाद 7, 8, 9 तक जो है, 7, 8 तक ये ग्रशिका है। ग्रशिका मतलब इसोफेगस, जो भोजन को नीचे लेके जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक पेशणी है। पेशणी, ये पोषणी नहीं, ध्यान रखना, ये पेशणी है। और पेशणी का मतलब होता है गिजाड़, और गिजाड़ का मतलब होता है चक्की जैसा चीज। चक्की जो आटा पीसता है उस टाइप का, गेहूं पीसता है, आटा नहीं पीसता, आटा को दोबारा नहीं पीसा जाता, गेहूं पीसता है। तो जो जिस तरह से गेहूं पीसने वाला आटा होता है पेशणी, उस तरह का चीज होता है जिसको अपन गिजाड़ कहते हैं। ये भोजन को पीसने का काम करता है। उसके बाद अमाशय खुलता है, आप देख सकते हैं। ये जो है अमाशय यहां से लेके यहां तक फैला हुआ है, देख सकते हैं, ठीक है। ये यहां तक फैला हुआ है अमाशय, 14वें नंबर तक फैला हुआ है, 9वें से लेकर के, ठीक है, 9वें खंड से लेकर के फैला हुआ है, 9वें खंड से 14वें खंड तक ये अमाशय है। उसके बाद आ जाता है आंत्र, ठीक है। इसमें छोटी आंत बड़ी आंत जैसा कोई चीज नहीं है, आंत्र शुरू होता है। और आंत्र जो है अंतिम सिरे तक पहुंचा रहता है शरीर के, और अंतिम सिरे में एनस के द्वारा, गुदा द्वार के द्वारा ये खुलता है। यहां पर बीच में एक चीज होता है जिसको आंत्र अंधनाल यानी इंटेस्टाइनल डाइवर्टिकुलम कहा जाता है। अंधनाल, अंधनाल इसलिए कहते हैं कि दूसरा सिरा इसका बंद रहता है। तो ये 26वें खंड से ऊपर की ओर जाके 22वें 23वें खंड तक के पहुंचा रहता है अंधनाल। तो इसका अंधनाल की पोजीशन पूछेंगे तो 26 से लेकर ऊपर 22 तक, ऐसा लिखते हैं अपन, ऊपर की तरफ जाते हैं। ये भोजन को पचाने में थोड़ी मदद करता है, इससे डाइजेस्टिव जूस थोड़ी बहुत सिक्रीट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि लगभग 26वें खंड से 26वें 27वें खंड से एक चीज जो शुरू होता है वो है आंत्रवलनीय भाग। आंत्रवलन, आंत्रवलन क्या होता है? इसको हम कहते हैं टाइफ्लोसोल। और टाइफ्लोसोल का मतलब होता है ये एक प्रकार से हमारे आंत में जो विलाई होते हैं, सूक्ष्मांकुर जो होते हैं, उनके जैसा काम करता है, और पचे हुए भोजन को अवशोषित करके रक्त में लेने का काम करता है। इसलिए इसका नाम जो है आंत्रवलयन है, टाइफ्लोसोल है, और ये माइक्रोविलाई की तरह काम करता है, ठीक है। लेकिन अंतिम कुछ सिरे तक ये नहीं पहुंचा रहता, सिर्फ बीच में 26वें से लेकर के अंतिम कुछ सिरे को छोड़ के वहां तक पहुंचा रहता है, ठीक है। आहार नाल शरीर के प्रथम से लेकर अंतिम खंड तक एक लंबी सीधी नली के रूप में उपस्थित होती है। हमारा आहार नाल बीच में बहुत कुंडलित होता है, लेकिन इनका आहार नाल सीधे सीधे है, ठीक है। प्रथम खंड पर मुख गुहा उपस्थित होता है, और प्रथम से तीसरे खंड तक जो है मुख गुहा फैली रहती है। आप इनमें खंडों की संख्या को याद रखेंगे। अर्थवम में मुख्य बात है खंडों की संख्या को याद रखना, किस खंड में कौन सी चीज उपस्थित है, ठीक है। तो जो है मुख प्रथम खंड में रहता है, और प्रथम से तृतीय खंड में मुख गुहा फैले रहता है, ठीक है, जो ग्रसनी की ओर अग्रसर होती है। ग्रसनी जो है भोजन को निगलने वाला भाग है, ठीक है, ये ग्रसनी है। जो छोटा सा हिस्सा है ग्रसनी, ठीक है, ये ग्रसनी है, ठीक है, ये ग्रसनी है, छोटा सा हिस्सा है, छोटा सा नहीं बड़ा सा ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये करीब करीब तीसरे खंड से लेकर 6वें खंड तक ये फैला हुआ है ग्रसनी। ये भोजन को निगलने के लिए काम करता है। हमारे में भी ग्रसनी यानी फेरिक्स भोजन को निगलने का ही काम करता है। भोजन को जो निगलते हो तो एक ताकत लगाते हो आप, ऐसे थूक निकल के देख सकते हो, ताकत लगेगा, वो ताकत आप ग्रसनी से लगाते हो। चौथे खंड में ग्रसनी में खुलता है, और ग्रसनी नीचे जो है एक संकरी नलिका में खुलती है, जिसे ग्रसिका यानी ईसोफेगस कहते हैं, है ना। और ईसोफेगस 5वें से लेकर 7वें खंड तक पाई जाती है। मतलब 5वें खंड तक ग्रसनी है, चौथे खंड में शुरू हुआ और 5वें खंड तक, यानी चौथे 5वें खंड तक ग्रसनी फैला हुआ है, और 5वें से 7वें तक ग्रसिका यानी कि ईसोफेगस फैला हुआ है। उसके बाद एक पेशणी है, गिजाड़, जो भोजन को पीसने का काम करता है और 8वें और 9वें खंड तक चलती है, ठीक है। तो गिजाड़ को आप देख सकते हैं, ये पेशणी है, 7वें खंड से शुरू होती है, 8वें 9वें खंड तक ये चलती है। तो ये खंड यहाँ पर थोड़ा बड़ा हो गया है, क्योंकि ये ऑब्लिक है, सेप्टम देख सकते हैं, ये थोड़ा सा तिरछे बना हुआ है, ठीक है।
ऐसा है। यह सड़ी पत्तियों और मिट्टी आदि के कणों को पीसने में मदद करती है। मैंने बताया ना, एक चूंकि मिट्टी खा लेता है, उसमें पत्तियां हैं, सड़ी गली चीजें हैं, उनको पीस देता है। ये मतलब दांत की तरह काम करता है। अमाशय 9 से 14वें खंड तक स्थित होती है। अमाशय का आप ध्यान रखेंगे कि देखिए 9वें खंड से अमाशय शुरू होती है और 14वें खंड तक अमाशय पहुंची हुई है। 9वें से 14वें खंड तक अमाशय होती है। ठीक है। केंचुए का भोजन सड़ी गली पत्तियां और मिट्टी में मिश्रित कार्बनिक पदार्थ होते हैं। अमाशय में स्थित कैल्सीफेरस ग्रंथियां ह्यूमस में उपस्थित ह्यूमिक अम्ल को उदासीन बनाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझ लीजिए। ह्यूमस का मतलब होता है सड़ी गली चीज, खाद, मिट्टी। ठीक है, उसमें ह्यूमिक एसिड होता है, उसमें ह्यूमिक एसिड के कारण से एसिडिटी है। तो इनके अमाशय में कैल्सीफेरस ग्लैंड है। कैल्सीफेरस ग्लैंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को स्रावित करती है, और जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो ह्यूमिक एसिड के जो अम्लता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है, उसको उदासीन कर देता है। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, ध्यान रखेंगे। अब आंत्र को देखिए, लिखा है कि 15वें खंड से शुरू होकर अंतिम खंड तक फैला होता है, नलिका के रूप में होती है। इसको जरा ध्यान रखेंगे आप कि 15वें खंड से शुरू हो जाता है आंत्र, क्योंकि 14वें खंड तक हमने देखा अमाशय है। ठीक है। और 26वें खंड में आपने देखा कि 26वें से ऊपर की तरफ उठ के 22वें खंड तक कम से कम गया हुआ है, वो अंधनाल कहलाता है। 26वें खंड में आंत्र से एक जोड़ी छोटी और शंक्वाकार आंतरिक अंधनाल निकलती है, मतलब ये डायवर्टिकुलम है, डायवर्टिकुलम। ठीक है। आंत्र का विशिष्ट गुण यहां पर 26वें खंड से प्रारंभ होता है, टाइफ्लोसोल, जिसको मैंने आपको सूक्ष्मांकुर के बराबर बताया था। 26वें खंड से प्रारंभ होता है और अंतिम 23 से लेकर 25 खंडों को छोड़ के, मैंने कहा ना कि आखिरी के कुछ खंड तक वो टाइफ्लोसोल नहीं पहुंचता है, आखिरी के 25 खंड के आसपास छूटा रहता है। बीच के करीब करीब 70-75 खंड में ये टाइफ्लोसोल रहता है आंत्र में, और वही भोजन को अवशोषित करता है। आंत्र की पृष्ठ सतह में आंतरिक वलन भित्ति भंज का पाया जाता है, जिसे आंत्र वलयन यानी टाइफ्लोसोल कहते हैं। ठीक है। और टाइफ्लोसोल जो है सूक्ष्मांकुर की तरफ भोजन को अवशोषित करता है। यह वलन आंत्र में अवशोषण के प्रभावी क्षेत्र में वृद्धि कर देता है, बिल्कुल हमारे सूक्ष्मांकुर की तरह, विलाई की तरह। आहार नाल शरीर के अंतिम खंड पर एक छोटे छिद्र के रूप में खुलती है, जिसे गुदा द्वार कहते हैं। ठीक है। तो गुदा द्वार है, मुख है, दोनों छिद्र हैं, इसलिए इसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र है, वो एक पूर्ण पाचन तंत्र के रूप में माना जाता है। केंचुआ कार्बनिक पदार्थों से भरपूर मृदा को भोजन के रूप में निगलता है। आहार नाल से गुजरते समय पाचक रस एंजाइम्स का स्राव होता है, जो कि पदार्थों के साथ घुल मिल जाता है। ये एंजाइम जटिल भोज्य पदार्थों को, कणों को सूक्ष्म अवशोषण योग्य कणों में बदल देते हैं। ये सरल अणु आहार नाल झिल्ली द्वारा अवशोषित करके उपयोग में लाए जाते हैं। तो पाचन तो वैसे ही होता है जैसे हम लोगों में होता है ना। कार्बोहाइड्रेट है तो उसको मोनोसेक्राइड में, वसा है तो वसीय अम्ल ग्लिसरॉल में, प्रोटीन है तो अमीनो अम्लों में, इस तरह से तोड़ा जाता है। ठीक है, वो मरे सड़े गले चीजों में से, और उन चीजों को अवशोषित कर लेता है, और बची हुई चीजें मिट्टी के साथ बाहर निकल जाता है, और साथ में वो मिट्टी में अपना मूत्र भी मिला देता है, यूरिन। उसके कारण से वो मिट्टी में यूरिया आ जाता है, और उसके कारण से मिट्टी की जो उर्वरता है वो बढ़ जाती है और पौधों के लिए फायदेमंद होती है। इसीलिए केंचुआ का जो वर्मी कंपोस्ट हम बनाते हैं, केंचुआ खाद, वो काफी अच्छा एक खाद होता है पौधों के लिए, है ना। अब इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र देखिए। पहली बात की केंचुआ जो है एक एनेलिड एनिमल है। एनेलिडा में बंद परिसंचरण तंत्र है, उसके बाद आर्थ्रोपोडा मोलस्का में खुला वाला है, और उसके बाद फिर से इकाइनोडर्मेटा हेमिकॉर्डेटा कॉर्डेटा में बंद प्रकार का है। तो बीच में दो को छोड़ दें अगर, एक आर्थ्रोपोडा और एक मोलस्का को, तो बाकी सब में बंद है। तो जो एनेलिडा है इसमें बंद परिसंचरण तंत्र है। ठीक है। अब इसको देखते हैं, है ना। इसमें रुधिर वाहिकाएं, केशिकाएं और हृदय होता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। देखिए, ये इसका रुधिर परिसंचरण तंत्र है। तो इसमें जो मुख्य मुख्य नलिकाएं हैं, उसमें दो मुख्य बड़ी नलिकाएं हैं। एक जो ऊपर के साइड में है, डार्सल सतह पे। ठीक है, ये डार्सल की सतह पे है, मतलब पृष्ठ सतह पे। जैसे अर्थ में से सीधा है तो पीठ की तरह डॉर्सल यानी पृष्ठ सतह है, और नीचे मतलब अधर यानी वेंट्रल सतह है। ठीक है। तो पीठ की तरफ से देखोगे
तो ऐसे झलक दिखता है इसका, काले काले रंग का एक बैंगनी कलर का एक नलिका ऊपर तक गई हुई दिखती है, ऊपर से नीचे तक, है ना। वो जो नलिका है वो ये वाली नलिका है, ठीक है, जो पीछे से आगे की ओर आती है एक्चुअली, ठीक है। इसको हम कहते हैं पृष्ठवाहिका यानी डॉर्सल वेसल। और यही डॉर्सल वेसल जो है पीछे से रक्त को संग्रहित करते हुए लाती है, पीछे से लाती है, ठीक है। और जब ये रक्त संग्रहित होकर पीछे से आ रही है उस समय चूंकि ये त्वचा से श्वसन करता है, त्वचा से ऑक्सीजन लेता है, CO2 छोड़ता है, तो ये त्वचा के माध्यम से इसके ब्लड में ऑक्सीजन भर जाता है और CO2 निकल जाता है। मतलब जब पीछे से आना शुरू हुआ तो अशुद्ध रक्त जिसमें ऑक्सीजन कम CO2 ज्यादा होता है वो रहता है। आपको एक चीज मैं बार बार क्लियर कर चुका हूं, फिर से बता दे रहा हूं, रक्त की शुद्धता ऑक्सीजन से होती है। जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा होती है वो रक्त शुद्ध है और जो कम होती है वो अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि ये काम लंग्स ये सब करते हैं। और रक्त को फिल्टर साफ करने का काम किडनी करता है, शुद्ध अशुद्ध करने का काम लंग करता है जो श्वसन करता है। इनमें लंग का काम त्वचा कर रही है। तो पीछे से जब रक्त आती है पृष्ठ वाहिनी में, ठीक है, डॉर्सल वेसल में, तब वो पीछे से आती है जब, तो वो अशुद्ध रहती है, उसमें ऑक्सीजन कम CO2 ज्यादा रहती है और त्वचा के माध्यम से उसमें श्वसन हो जाता है, तो आगे आते आते वो शुद्ध हो जाती है। तो शुद्ध हो जाने के बाद देखिए ये कुछ हृदय जैसी चीजों के द्वारा ये नीचे की ओर गमन करना शुरू करती है। और नीचे जो रक्त वाहिनी है इसको हम अधर वाहिका यानी वेंट्रल वेसल कहते हैं, जो रक्त को पीछे की ओर लेके जा रही, देखिए पीछे की ओर लेके जाती है। और जब ये पीछे की ओर रक्त लेके जाती है तो ये शुद्ध रक्त है, तो ये शरीर के विभिन्न भागों को रक्त देते हुए आगे बढ़ती है। आप देख सकते हैं कि हर एक खंड में ये इसकी शाखा बनी हुई है, ठीक है, ये हर एक खंड को अपनी शाखा द्वारा रक्त की सप्लाई करती है ना। और जैसे जैसे पीछे जाती है तो जो आंत्र है इसको भी रक्त की सप्लाई करती है, देखिए आंत्र को, है ना। और आंत्र से फिर रक्त इकट्ठे होके वापस जो है डॉर्सल वेसल में भी जा रहे हैं, है ना। तो इनको अपन संधाई वाहिका कहते हैं, जो लेकर के वापस डॉर्सल वेसल में निकल जाते हैं, है ना। और यहाँ पर जो हृदय जैसी कुछ चीजें हैं जिनको हृदय के नाम भी दिया गया है, लेकिन वो पंप उतना ज्यादा नहीं करते, पंप तो डॉर्सल वेसल ही करता है, पृष्ठवाहिका, है ना। तो यहां पर देखते हैं दो पार्श्व हृदय हैं, आप देख सकते हैं, ये एक और एक दो पार्श्व हृदय हैं जो, और दो यहां पर आप देख सकते हैं पार्श्व ग्रशिका हृदय, है ना, लेटरल इसोफेजियल हार्ट, ये लेटरल इसोफेजियल हार्ट है, ठीक है, ये वाला, एक मिनट यार, ठीक, ये लेटरल इसोफेजियल हार्ट है, मतलब इसोफेगस के साइड में रहते हैं, दो जोड़े रहते हैं, है ना। ये सामने एक जोड़ा दिख रहा है, एक जोड़ा पीछे से नीचे गया है, ऐसे पीछे से, ऐसे पीछे से नीचे जाता है, ठीक है, दो जोड़े गए हैं, समझ रहे हैं आप। जैसे कि ये इसोफेगस है, मतलब आहार नाल का इसोफेगस वाला भाग, तो एक मतलब एक पैर आगे से और एक पैर पीछे से गए हैं, मतलब दो पैर हो गए, है ना। और ये तो एक ही पैर है, ये वाला एक ही पैर है, ठीक है। इसके अलावा यहां पर देखिए और कौन कौन से वेसल हैं। तो ये जो आहार नाल है इसके साइड से दो वेसल ऐसे आए हुए हैं, ये वाले वेसल, ये दो, एक इधर से दिख रहा है, एक उधर से दिखेगा, ठीक है। ये कहलाते हैं लेटरल इसोफेजियल वेसल, पार्श्व ग्रशिकी वाहिका, दो रहते हैं, ऐसे साइड से दो जाते हैं, ऐसे आहार नाल के साइड से ऐसे दो जा रहे हैं ग्रशिका के, तो पार्श्व ग्रशिकी वाहिका है, ठीक है, जो ऐसे रक्त को पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, देखिए पीछे की ओर लेके जा रहे हैं, फिर नीचे ये ऐसे निकल करके नीचे झुक जाते हैं और नीचे झुक के इसको अधस्तंत्रिका वाहिका यानी सब न्यूरल वेसल कहते हैं, सब न्यूरल वेसल। सब न्यूरल क्यों कहते हैं? क्योंकि अब ये नर्वस सिस्टम के नीचे से गुजरता है, यहां पर नर्वस सिस्टम जाता है जिसको अपन नर्व कार्ड कहते हैं, तो उसके नीचे से जाता है, इसलिए अधः स्तंत्रिका वाहिका कहलाती है, पीछे की ओर जाती है, ठीक है। और एक और वाहिका होती है जो इसोफेगस के ऊपर से जाती है, ऐसे, इसको सुप्रा इसोफेजियल कहते हैं, यहां पर नाम नहीं लिखा है, इसको सुप्रा इसोफेजियल कहते हैं, एक रहता है, मतलब इसोफेगस के साइड से दो और एक ऊपर से, साइड वाले को लेटरल इसोफेजियल, ऊपर वाले को सब सुप्रा इसोफेजियल कहते हैं। सब नीचे जा करके इसी सब न्यूरल वेसल में जुड़ जाते हैं, जो
रक्त को पीछे लेके जाते हैं और पीछे से रक्त जो है वापस इसमें आ जाता है, इस वाले नलिका में, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं पृष्ठवाहिका। और पृष्ठवाहिका पीछे से अशुद्ध रक्त को लेके आगे आती है, फिर शुद्ध करके नीचे दे देती है। तो इस तरह से ये जो पृष्ठवाहिका है पीछे से अशुद्ध रक्त को लेते हुए आती है, शुद्ध करती है, फिर बाकी वेसल को देती है, बाकी वेसल इनको पीछे लेके जाते हैं, पीछे सप्लाई देते हुए फिर ये वापस इसमें आ जाती है, ठीक है। तो इसमें हृदय जैसा कोई चीज जो है अलग से पंपिंग ऑर्गन नहीं है, जो भी है ये डॉर्सल वेसल और वेंट्रल वेसल है, इसके साथ बाकी जो सप्लाई करने वाली है ये सब वेसल्स यहाँ पर साथ में जुड़े हुए हैं जो इनकी सहायता करते हैं, ठीक है। इतना डिस्क्रिप्शन यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, आप इसको समझ लीजिए बस, है ना। बंद रुधिर परिसंचरण तंत्र के कारण रुधिर का हृदय तथा रक्त वाहिनों तक ही सीमित रहता है ना। देखिए बंद और खुले परिसंचरण तंत्र का मतलब मैंने बताया था, बंद का मतलब है वो आर्टरीज और वेसल्स में धमनी वाहिकाओं में बहती है ना। जो ऊतक है, जो कोशिकाएं हैं वो रक्त में डूबी हुई नहीं होती हैं, जबकि खुले परिसंचरण तंत्र जो कि आर्थ्रोपोडा मोलस्का में है उसमें पूरा रक्त जो है ऊतकों में बहता है, कोशिकाएं रक्त में ही भीगी होती हैं, वो खुला है। लेकिन हमारे में इनमें बंद है, जो है रक्त जो है शिराओं में धमनियों में बहता है और जो ऊतक है उसमें ऊतक द्रव रहता है। ऊतक द्रव और रक्त अलग अलग चीजें हैं, दोनों में एक्सचेंज जरूर होता है मटेरियल का, लेकिन है अलग अलग चीजें। संकुचन रक्त परिसंचरण को एक दिशा में रखता है। सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं रक्त को आहार नाल, तंत्रिका रज्जु और शरीर भित्ति तक पहुंचाती हैं। तो देख सकते हैं कि जो रक्त है पहले डॉर्सल से वेंट्रल में आता है, फिर वहां से आहार नाल, देखिए डॉर्सल से आहार नाल के लिए अलग जाता है, ध्यान रखेंगे, और वेंट्रल में अलग जाता है, ठीक है। फिर वहां से वो शरीर भित्ति में अलग अलग भागों में पहुंचती है। रुधिर ग्रंथियां चौथे, पांचवें, छठवें खंड पर पाई जाती हैं। ये ग्रंथियां हीमोग्लोबिन तथा रुधिर कोशिकाओं का निर्माण करती हैं जो रुधिर प्लाज्मा में घुल जाती हैं। अब यहां पर दो लाइन में बहुत सारी चीजें लिखी हुई हैं, समझिए। पहली बात तो समझिए कि चौथे, पांचवें, छठवें खंड में रुधिर ग्रंथियां हैं। ये खंड याद रखिए, 4, 5, 6 में रुधिर ग्रंथियां हैं। पहली चीज जो कोशिकाएं और हीमोग्लोबिन बनाती हैं, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है ये रुधिर प्लाज्मा में घुली होती है, यहां पर आरबीसी नहीं होती है। ये बड़ी बात है, ध्यान रखेंगे कि इनकी हीमोग्लोबिन के लिए आरबीसी नहीं है और हीमोग्लोबिन सीधे सीधे प्लाज्मा में घुली रहती है। हमारा हीमोग्लोबिन आरबीसी के अंदर है, इसमें नहीं है, ठीक है। इनकी प्रकृति भक्षवाणुविक होती है। जो कोशिकाएं होती हैं वो भक्षाणु होते हैं, मतलब फेगोसाइटिक होते हैं, जो आए हुए बैक्टीरिया वायरस को वो नष्ट करते हैं, खा जाते हैं, ठीक है। केंचुए में विशिष्ट श्वसन तंत्र नहीं होती है ना। श्वसन विनिमय शरीर की आर्द्र सतह से उनकी रुधिर धारा में संपन्न होता है। तो मैं तो बहुत अच्छे से बता चुका कि कैसे श्वसन होता है और ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज कैसे होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और ये परिसंचरण तंत्र भी मैंने आपको बताने की कोशिश की कि क्या क्या है। ऊपर एक डॉर्सल वेसल है, नीचे एक वेंट्रल वेसल है, और इसोफेगस के साइड में 2 है और ऊपर 1 है ना। ये सब पीछे जाते हैं, ये डॉर्सल वाला आगे आता है और पूरे अंगों को सप्लाई करता है, ठीक है। अब देखिए इनका उत्सर्जन तंत्र थोड़ा विशिष्ट प्रकार का है ना, जिसको हम कहते हैं नेफ्रीडिया। इनके उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रीडिया कहते हैं, जो विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब देखिए इनकी जो नेफ्रीडिया है ना वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है फेरिंजियल नेफ्रीडिया, ठीक है, जिसको अपन कहते हैं यहां पर ग्रशनी वृक्क, ठीक है, तीसरे नंबर में लिखा है। पहले नंबर में क्या लिखा है, पटीय सेप्टल नेफ्रीडिया, दूसरा लिखा है अध्यावर्णी और तीसरा है ग्रशनी। देखिए ध्यान से देखिए, मैं आपको बताता हूं। देखिए ये जो आपको 1, 2 और ये 3 जोड़ी दिख रहे हैं, देखिए, है ना, ये ग्रशनी के आजू बाजू में है, ठीक है, इसलिए इसका नाम है ग्रशनीय वृक्क यानी नेफ्रीडिया, ठीक है। इनसे निकली हुई जो नलियां हैं जो यूरिन को लेके आती हैं वो सीधे आहार नाल में खुल रही हैं, तीनों का, ठीक है, ये आहार नाल में खुलती हैं, ठीक। अब देखिए जो दूसरे प्रकार के हैं वो है अध्यावरणी। अध्यावरण का मतलब होता है त्वचा।
तो त्वचा वाले को हम यहां पर कहते हैं इंटेगुमेंट्री, त्वचीय अध्यावरणी। तो देखिए ये जो डॉट 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 दिख रहे हैं ये त्वचा में है, ठीक है। एक खंड में करीब 500 ऐसे नेफ्रीडिया पाए जाते हैं, लेकिन क्लाइटेलम वाले भाग में, क्लाइटेलम कौन सा भाग है जो कोकून बनाता है, 14वें से लेकर 18वें भाग तक, है ना, कोकून। क्लाइटेलम वाले भाग में ये जो अध्यावरणी वाले जो नेफ्रीडिया हैं उनकी संख्या हर एक खंड में 2-2 हजार तक हो जाता है, ठीक है, जबकि बाकी में 500-500 होते हैं। क्लाइटेलम वाले भाग में 14, 15, 16, 17, 18 वाले भाग में 2-2 हजार हो जाते हैं, ठीक है। और ये जो हैं, ये जो नेफ्रीडिया हैं ये त्वचा में ही खुलते हैं, पहले के 3 खंडों में नहीं होते, ध्यान रखेंगे 3-4 खंडों में नहीं होते, 3 खंडों में, और आखिरी में कुछ जगहों पे नहीं होते, लेकिन बाकी सब में होते हैं ये त्वचा वाले। और ये अपने यूरिन को त्वचा में ही स्रावित करते हैं बाहर। क्यों करते हैं? ताकि त्वचा को गीला रखने में मदद मिले। त्वचा को गीला रखना है, नहीं हाँ, कई प्रकार से हम गीला रखते हैं इसको, ठीक है। और तीसरा वाला है वो है पटीय। पटी क्या है? देखिए जो ऐसे खंड खंड बने हुए हैं ना शरीर में, तो एक खंडों में ऐसे करके, ऐसे ये जो खंड बने हैं इनमें ऐसे करके लगे हुए हैं, देखिए ये लगे हुए हैं, देखिए ये पटी हैं जिनको सेप्टल कहते हैं। लेकिन ये भी अपने यूरिन को आहार नाल के अंदर स्रावित करते हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार से हुआ, क्या क्या हुआ? ये जो फेरिंजियल वाले हैं, ग्रसनीय वाले, ये अंदर स्रावित करते हैं, और पटी वाले अंदर स्रावित करते हैं, लेकिन इंटेगुमेंट्री वाले बाहर स्रावित करते हैं अपने यूरिन को। तो जो अंदर स्रावित करते हैं, आहार नाल में स्रावित करते हैं, उनको अपन कहते हैं एंटेरोनेफ्रिक। एंटेरोनेफ्रिक मतलब आंतरिक ब्रिक। क्यों? क्योंकि आंत्र के अंदर स्रावित कर रहे हैं। कौन कौन से? ये ग्रसनी वाले और पटी वाले, ये एंटेरोनेफ्रिक है। लेकिन जो त्वचा में स्रावित करते हैं वो इंटेगुमेंट्री नेफ्रिक है, एक्सोनेफ्रिक है। एक्सोनेफ्रिक क्यों? क्योंकि वो बाहर स्रावित कर रहे हैं, ठीक है। तो 2 प्रकार के नेफ्रीडिया हुए यहां पर। एक जो बाहर स्रावित करते हैं, ये अध्यावरण वाले बाहर स्रावित करते हैं, इनको एक्सोनेफ्रिक कहते हैं। और वे जो आंत्र के अंदर, आहार नाल के अंदर स्रावित करते हैं, वो एंटेरोनेफ्रिक यानी जिसमें ग्रसनीय और पटी होते हैं। इसको जरा ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। उत्सर्जन तंत्र का मतलब क्या होता है ये आपको अच्छे से पता होगा, कि शरीर में जो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ बनते हैं, जिसमें यूरिया मुख्य होता है यहां पर, उसको शरीर से बाहर निकालना रहता है, ठीक है। तो इसमें नेफ्रीडिया यानी ब्रिकक इसमें मुख्य कार्य करते हैं। एक और चीज होता है जिसको हम कहते हैं क्लोरोगोगेन सेल, और क्लोरोगोगेन सेल इनके सिलोम में पाया जाता है। देह गुहा के जो द्रव है, देह गुही द्रव, सिलोमिक फ्लूइड, उसमें पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोगोगेन सेल, ठीक है। और वो क्या करता है? देह गुही द्रव से उत्सर्जी पदार्थ को पकड़ करके खुद बाहर निकल जाता है, क्लोरोगोगेन सेल। तो वो भी उत्सर्जी कोशिका का कार्य करती है। लेकिन मुख्य उत्सर्जी जो है वो होते हैं ब्रिकक या नेफ्रीडिया, जो 3 प्रकार के मैंने बताए, एक ग्रसनी वाले, एक अध्यावरण वाले, एक पटी वाले। अध्यावरण वाले बाहर यानी एक्सोनेफ्रिक है, और बाकी दोनों एंटेरोनेफ्रिक है। एंटेरो का मतलब आंत्र होता है, ठीक है। ब्रिकक शरीर तरल के आयतन एवं संगठन का नियमन भी करते हैं। मतलब क्या करते हैं? शरीर में जल का नियमन करते हैं। कोई भी जंतु है, उसके शरीर में जो उत्सर्जी तंत्र होता है वो 2 काम करता है। एक तो नाइट्रोजनी उत्सर्जी पदार्थ को बाहर निकालने का काम करता है, और दूसरा वो शरीर में पानी की मात्रा को नियमित करता है, जिसको आस्मो रेगुलेशन कहते हैं, परा नियंत्रण कहते हैं, आस्मो रेगुलेशन कहते हैं। उसमें जैसे हमारा किडनी है, शरीर में पानी ज्यादा हो जाता है तो यूरिन में निकाल देता है, कम हो जाता है तो यूरिन को कम कर देता है। तो इस तरह की प्रक्रिया को अपन ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। किसी भी प्राणी में जो उत्सर्जी तंत्र होता है वही ये काम करता है। ब्रिकक कीप नुमा सिरे से प्रारंभ होता है, जो गुही कक्ष से अतिरिक्त द्रव को संचित करता है। कीप ब्रिकक के नलिकी भाग से जुड़ा रहता है, जो उत्सर्जी पदार्थ को छिद्रदार शरीर से एकत्र कर आहार नाल में बाहर कर देता है, ठीक है। तो ऐसे करके एक ऐसे कीप जैसी संरचना रहती है, और फिर ये नलिकाएं बनी होती हैं, ठीक है, नेफ्रीडिया में, और ये जाकर के कहीं खुलती है, ठीक है। तो इसमें कौन कहां खुलती है उसको स्पष्ट नहीं लिखा है, मैंने बताया, उसको ध्यान रखेंगे आप।
अब तंत्रिका तंत्र की बात करते हैं। देखिए, ये इसकी तंत्रिका तंत्र है। इनमें ब्रेन के रूप में जो होता है वो होते हैं गैंग्लियन। मैं आपको बता देता हूं कि जब तंत्रिकाएं आपस में जुड़ के गुच्छे जैसी संरचनाएं बनाती हैं तो उसे हम गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, हमारा जो ब्रेन है ये बड़े साइज का गैंग्लियन है। ऐसी छोटी छोटी गांठें होती हैं, उसे छोटे गैंग्लियन के रूप में ही जानते हैं अपन। तो इनके पास ब्रेन जैसी बड़ी चीज तो है नहीं, लेकिन गैंग्लियन जरूर है। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि एक गैंग्लियन ये है और एक गैंग्लियन ये है। इनको अपन कहते हैं सेरिब्रल गैंग्लियन या सुप्राफेरिंजियल गैंग्लियन, क्योंकि फेरिक्स के ऊपरी हिस्से में है दो गैंग्लियन। ठीक है, और एक गैंग्लियन यहां पर है नीचे में, इसको हम कहते हैं सबफेरिंजियल, जो फेरिक्स के नीचे है। तो बीच में यहां पर फेरिक्स गुजरा हुआ है, इसके ऊपर दो और नीचे एक, और ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। अब देखिए, इससे बन गया एक नर्व रिंग। ये एक नर्व रिंग है, इसी को ब्रेन कहते हैं। अब यहां पर एक चीज और समझिए कि जब दो एक समान गैंग्लियन को कोई चीज जोड़ता है तो उसे कमिशर कहते हैं। कमिशर, कमिशर का मतलब होता है एक जैसे गैंग्लियन को जोड़ने वाले। और फिर जो दूसरे प्रकार का गैंग्लियन है इनको आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि देखिए, यहां पर ये दोनों एक जैसे गैंग्लियन है, इनको अपन कहते हैं सेरिब्रल या सुप्राफेरिंजियल। इनको आपस में जोड़ा तो कमिशर। लेकिन ये दूसरे प्रकार का गैंग्लियन है, इनसे ये दूसरा है, ये सबफेरिंजियल है, सुप्राफेरिंजियल है। तो इनको जोड़ने वाला यहां पर कनेक्टिव कहलाएगा। इसको जोड़ने वाला कमिशर कहला रहा था और इसको जोड़ने वाला कनेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो कमिशर और कनेक्टिव के द्वारा ये जुड़ करके एक नर्व रिंग बनाता है। इसी नर्व रिंग को अपन कहते हैं सर्कमफेरिंजियल नर्व रिंग, जो फेरिक्स के चारों तरफ नर्व रिंग बनाया है, और ये ब्रेन का काम करता है। फिर यहां से निकलता है नर्व कार्ड। ठीक है, जो अर्थवर्म के निचले हिस्से से गुजरता है, वेंट्रल साइड से, और दो होते हैं नर्व कार्ड, दो होते हैं, निचले साइड से गुजरता है और ठोस होते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो नर्व कार्ड गुजरते हैं वेंट्रल साइड से, ध्यान रखेंगे। और हर खंड में, शरीर के हर खंड में इस तरह का एक एक गैंग्लियन बना रहता है। इन गैंग्लियन को अपन कहते हैं सेगमेंटल गैंग्लियन, हर खंड में रहता है। और यहां से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं हैं, उस खंड के जितने भी अंग होते हैं उनको यह तंत्रिका सप्लाई किया रहता है। और इनमें से भी तंत्रिकाएं निकल करके अपने अपने अंगों को जाते हैं। जो यहाँ पर अंग हैं, जो इधर मुंह है ना, सेंसरी ऑर्गन है, इन सबको तंत्रिकाएं गई हुई हैं। ठीक है, तो वेंट्रल नर्व कार्ड जो है ये दो होते हैं, ठोस होते हैं और वेंट्रल साइड में होते हैं। हमारे में एक है डॉर्सल साइड में है, खोखला है, जिसको अपन स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तंत्रिका तंत्र मूलतः खंडी गुक्षिकाओं यानी गैंग्लियन के रूप में दोहरी अधर तंत्रिका रज्जु पर व्यवस्थित होते हैं। देखिए, दोहरी मतलब दो है, अधर साइड में है यानी वेंट्रल साइड में है, तंत्रिका रज्जु मतलब नर्व कार्ड। मैंने कहा ना कि दो होते हैं, ऐसे उसी को लिख रहा है। बहुत सी तंत्रिका कोशिकाएं इकट्ठी होकर गुच्छिका का निर्माण करती हैं, जिनको गैंग्लियन कहते हैं। मैंने कहा ना कि नर्व कोशिकाओं का गुच्छा होता है गैंग्लियन। अग्र सिरे पर तीसरे व चौथे खंड में तंत्रिका रज्जु दो सिरों में विभक्त होकर पार्श्वीय ग्रशिका को घेरते हुए पृष्ठ सतह पर प्रमस्तिष्क गुच्छिका यानी सेरिब्रल गैंग्लियन से मिलती है। तो जो मैंने बताया ऊपर में एक नर्व रिंग है, उसी के बारे में बात कर रहा है। इस प्रकार तंत्रिका वलय बन जाती है, रिंग बन जाती है ना। तंत्रिका वलय प्रमस्तिष्क गुच्छिका के साथ मिलकर मस्तिष्क का निर्माण करती है। इसमें बस मस्तिष्क को जो वलय हमने देखा इसे रिंग, वही है। प्रमस्तिष्क गुच्छिका वलय की अन्य तंत्रिकाओं के साथ मिलकर के संवेदी आवेगों और पेशी अभिक्रियाओं को समाकलित करती है, अनुक्रियाओं को समाकलित करती है। तो ये पूरे शरीर की गति वगैरह है, भोजन ग्रहण करना, उत्सर्जन वगैरह को ये पूरे कंट्रोल करते हैं। ठीक है, तो ये मैंने आपको, ये वाला पिक्चर इसमें नहीं था एनसीईआरटी में, इसको अलग से मैंने लगाया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, अब केंचुए का जनन तंत्र देखते हैं अपन। ठीक है, तो केंचुआ जो है द्विलिंगी प्रजाति का है, द्विलिंगी जंतु है, जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग पाए जाते हैं। द्विलिंगी को कहते हैं बाइसेक्सुअल, या कहते हैं हार्मेफ्रोडाइट, या कहते हैं मोनोशियस, एक लिंगाश्रयी
द्विलिंगी या एक लिंगाश्रयी, क्योंकि एक ही लिंग पर आश्रित है वो, उसके पास दोनों लिंग है इसलिए एक लिंग पर आश्रित है वो। ठीक है, एक ही प्राणी में वृषण यानी नर और अंडाशय मादा दोनों जनन अंग मिलते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं इनके नर और मादा जनन अंग कैसे होते हैं, देख लीजिए जरा ध्यान से। ठीक है, तो यहां पर देखिए 10वें खंड में और 11वें खंड में ये एक जोड़ा और यहां पर दूसरा जोड़ा जो नहीं छपा है मैं आपको बता देता हूं, यहां पर रहता है, ये एनसीईआरटी में गलती और है, जैसे मैंने कहा हंड्रेड्स ऑफ मिस्टेक्स आर देयर। तो दो जोड़े होते हैं, एक जो बना हुआ मैंने गोला घेरा है, एक जो बनाया मैंने, ये दो जोड़े वृषण होते हैं 10वें और 11वें खंड में, और ये ना वृषण कोश में बंद रहते हैं। ये देखिए ये जो है ये वृषण कोश है, दो वृषण कोश इन्हीं खंडों में होते हैं 10वें और 11वें खंड में, जिनमें दोनों वृषण जोड़े बंद रहते हैं। ठीक है, ये वृषण, ये दोनों वृषण कोश में बंद है। अब ध्यान रखिए एक चीज और कि वृषण कोश से जुड़े हुए नीचे में ये और ये दोनों है सेमिनल वेसिकल। ये देखिए सेमिनल वेसिकल जिसको अपन शुक्राशय कहते हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है, उसके बाद इसी वृषण कोश में ये ऐसे करके ना ये जो दिख रहे हैं ये होते हैं फनल, कीप, शुक्रवाहिनी कीप, जिससे नलिकाएं निकल के नीचे जाती हैं। एक ऊपर से नलिका निकली, एक नीचे से नलिका निकली, ऐसे इधर भी दो नलिकाएं निकली हुई हैं, स्पष्ट दिख रही हैं। एनसीईआरटी में एक अच्छी बात है कि ऊपर से आने वाली नलिका और ये नीचे वाली नलिका दोनों अलग अलग दिख रही है स्पष्ट रूप से। समझ पाए आप लोग? फिर से बता रहा हूं, ये जो वृषण है वृषण कोश में बंद है, वृषण कोश से जुड़े हुए नीचे में ये शुक्राशय है, और वृषण कोश के अंदर दो कीप जैसी संरचनाएं हैं, एक ये एक पेयर, दो पेयर, और कीप जैसी संरचनाओं से नलियां नीचे निकली हैं। ये जो नली नीचे गई है ये इन्हीं कीप से निकल के गई है नीचे, और इस कीप से निकल के ये नीचे। ठीक है, नीचे जाके नर जनन छिद्र में 18वें जोड़े में खुलते हैं। नर जनन छिद्र दो होते हैं 18वें जोड़े में, मादा जनन छिद्र एक होती है 14वें जोड़े में। ठीक है, अब ध्यान से समझिए होता क्या है एक्चुअली इसमें। ये जो वृषण है, ठीक है, ये वृषण है और ये वृषण है जो मैंने बनाया है, इनसे शुक्राणु बनते हैं। शुक्राणु बन के वृषण कोश में मुक्त होते हैं, और वृषण कोश से ये नीचे उतर के शुक्राशय में पहुंचते हैं। शुक्राशय में परिपक्व होकर फिर से ऊपर जाते हैं, और ऊपर जाकर के ये जो कीप है इसके माध्यम से नीचे आते हैं, फनल के माध्यम से नीचे आते हैं। ठीक है, वृषण से शुक्राणु बने, शुक्राणु बन के वृषण कोश में आए, वृषण कोश से सेमिनल वेसिकल में आए, फिर ऊपर गए, ऊपर जाके फनल के द्वारा नीचे आए और नर जनन छिद्र में खुले, ऐसा करके हुए। तो सेमिनल वेसिकल में पहले क्यों गए? क्योंकि उनको परिपक्व होना रहता है शुक्राशय में, शुक्राशय में परिपक्व होते हैं। जो ये दो अंडाकार दिख रहे हैं ये शुक्राशय हैं, इनमें पहले जाते हैं, ऊपर से नीचे उतरते हैं, फिर नीचे से ऊपर चढ़ते हैं, ऊपर चढ़ के फिर फनल में जाते हैं, और फनल से फिर नीचे ये ट्यूब के द्वारा नीचे आते हैं नर जनन क्षेत्र में। ठीक है, और मादा जननांग बहुत साधारण है, ये दो जोड़े अंडाशय हैं और ये अंडवाहिनी नलिका है। ठीक है, जो यहां पर मादा जनन क्षेत्र में खुलते हैं, और ये कीप जैसी संरचना इन लोगों में भी है जो अंडाणु को ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब होता क्या है देखिए, यहां पर एक चीज और देखिए, चार जोड़े यहां पर शुक्र ग्राहिका है, इस पर मेथिकी। ठीक है, तो ये होता क्या है पता है, ये जो अर्थवर्म है ये क्रॉस फर्टिलाइजेशन करता है। कैसे करता है? तो दो अर्थवर्म ऐसे हेड टेल पोजीशन में से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और एक अर्थवर्म के शुक्राणु दूसरे में जाते हैं, दूसरे का पहले में आते हैं। शुक्राणु एक दूसरे को देते हैं, तो एक दूसरे को कहां पर देते हैं? इन्हीं शुक्राशय में देते हैं, ये शुक्र ग्राहिका में देते हैं, इस पर मेथिका में, इसमें भर देते हैं। जैसे ये दूसरे के साथ जब निषेचन करेगा तो उसके शुक्राणु आके इसमें भरेंगे, और इसके शुक्राणु दूसरे वाले के इसमें भरेंगे। ठीक है, तो एक्चुअली क्या होता है देखिए कि 18वें जोड़े में जो दो नर जनन छिद्र हैं उसमें से ऐसे पैपिली जैसे निकलते हैं, शिश्न जैसे निकलते हैं। ठीक है, जैसे मानव में जो शिश्न होता है वो मादा के योनि में प्रवेश करके अपने शुक्राणु छोड़ता है, तो वैसे ही इनमें भी होता है। इनमें क्या करते हैं
कि ये जो नर जनन छिद्र है 18वें जोड़े में, यहां से शिश्न जैसे अंग निकलते हैं, ठीक है, जिसको अपन पेपिली कहते हैं, पेपिली। और पेपिली क्या करता है, दूसरे अर्थवर्म के शुक्रग्राही वाले छिद्र में घुस जाते हैं ऐसे, और उसमें भर देते हैं शुक्राणु, फिर वहां से निकल के दूसरे में घुसते हैं, इसको भरते हैं, फिर निकल के तीसरे में घुसते हैं, फिर चौथे में घुसते हैं, ऐसे चारों को भरते चले जाते हैं, ठीक है। ये उसके वाले में भरेगा, वो इसके वाले में भरेगा, ऐसे करके शुक्रग्राही का भर जाती है, ठीक है। अब ये शुक्राणु को लेके रखा हुआ है। अब ध्यान रखिए कि 14वें जोड़े में मादा जनन छिद्र है ना, और यहीं पर 14वें से लेकर 18वें तक क्लाइटेलम होता है, क्लाइटेलम जो कोकून बनाता है। तो कोकून क्या होता है पता है, इसे रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है, रिंग जैसा। तो रिंग जैसा स्ट्रक्चर यहां पर बनेगा, ऐसे करके एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर बन गया, जिसको कोकून कहते हैं। तो कोकून जैसे ही बना, ये जो मादा जनन छिद्र है, इससे अंडाणु निकल के कोकून में चले जाते हैं, कोकून में भर जाता है। फिर कोकून ऐसे खिसकते खिसकते बाहर निकलता है। एक्चुअली कोकून नहीं खिसकता है, अर्थवर्म खिसकता है। तो कोकून से अर्थवर्म खिसक के ऐसे बाहर निकल आता है, कोकून छूट जाता है वहीं पर। तो जब अर्थवर्म ऐसे खिसक के बाहर आते रहता है, तो पहले तो उस कोकून के अंदर अंडाणु मिल गए, अंडाणु छोड़ दिया, 14वें मादा जनन छिद्र से अंडाणु मिल गए। फिर जब खिसक के ऐसे बाहर आ रहा था और ये शुक्रग्राहिका से गुजरा जब ये कोकून, तो शुक्रग्राहिका के द्वारा उसमें शुक्राणु छोड़ दिए गए, क्योंकि शुक्रग्राहिका में वे शुक्राणु भरे हैं जो दूसरे अर्थवर्म से मिले हैं, वो भरे हुए हैं, तो वो उसमें छोड़ दिए जाते हैं। तो इस अर्थवर्म का अंडाणु और दूसरे अर्थवर्म का शुक्राणु जो शुक्रग्राहिका में एकत्र किया गया है, वो उसमें छोड़ दिए गए इस कोकून के अंदर। फिर ये कोकून ऐसे जमीन में छूट गया। अब इस कोकून के अंदर निषेचन होगा, बाह्य निषेचन। एकमात्र ऐसा जंतु है जो बाह्य निषेचन करता है कोकून के अंदर, और ये पानी से बाहर है। नहीं तो बाह्य निषेचन पानी में होता है, जैसे फ्रॉग वगैरह में होता है, मेढक में, लेकिन इसमें कोकून के अंदर होता है। फिर निषेचन उसके अंदर होता है, बहुत सारे अंडाणु निषेचित होगा, बहुत सारे जाइगोट बनाते हैं, लेकिन केवल एक अर्थवर्म बनती है एक कोकून के अंदर। जनरली ऐसा होता है ना, एक से ज्यादा भी बन जाते हैं कई बार, बड़ा कोकून है तो, लेकिन जनरली 1-2 अर्थवर्म ही बनते हैं एक कोकून के अंदर, ठीक है। तो समझ गया ना कैसे हुआ। नर जननांग में 2 जोड़े ये वृषण है, उनसे जुड़े हैं वृषण कोश, वृषण कोश से नीचे ये शुक्राशय। तो पहले वृषण से वृषण कोश में, फिर शुक्राशय में आते हैं, वहां परिपक्व होकर ऊपर जाते हैं, फिर फनल के द्वारा नीचे नर जनन छिद्र में आते हैं, और नर जनन छिद्र से पेपिली के द्वारा ये दूसरे अर्थवर्म के इसमें भर जाते हैं, और दूसरा अर्थवर्म इसके में भर जाता है। तो एक दूसरे को एक्सचेंज कर देते हैं, ठीक है। तो लगभग यहां पर देखिए कोकून में जैसा मैंने कहा 1-2 ही बनते हैं। 3 सप्ताह के बाद 4 की औसत, 4 का औसत बनता है, बोल रहे मतलब 2 से कुछ ज्यादा हो जाते हैं, 4 तक हो जाते हैं, लेकिन 2 से 20 तक शिशु एक कोकून के अंदर बनते हैं। ये एनसीईआरटी में लिखा है, लेकिन ज्यादातर बुक में लिखा है कि 1-2 ही बनते हैं। आप किसी बुक को पढ़ लीजिए, लेकिन एनसीईआरटी का आपको याद करना है। तो 2 से 20 शिशु कृमि का निर्माण होता है इसमें, ठीक है। इसमें कोई लार्वल अवस्था नहीं होती है, इसलिए ये डायरेक्ट यानी कि प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, ठीक है। प्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, जिसमें लार्वा होता है तो उसमें अप्रत्यक्ष परिवर्धन होता है, ठीक है। तो केंचुए किसानों के मित्र कहलाते हैं, छोटे छोटे बिल में रहते हैं, है ना। मिट्टी छिद्रित हो जाती है, पौधों की जड़ों के लिए अच्छा हो जाता है। सिर्फ तंबाकू के पौधे ऐसे मिट्टी में ग्रो नहीं कर पाते, उनके लिए हार्ड मिट्टी चाहिए रहता है तंबाकू के पौधे के लिए। बाकी केंचुआ लगभग सभी पौधे के लिए फायदेमंद होता है, उपजाऊ बनाता है, उर्वर शक्ति बढ़ाता है। तो कंपोस्ट का निर्माण हम करते हैं इसके द्वारा। केंचुए को मछली पकड़ने के लिए प्रलोभक यानी बैट की तरह यूज करते हैं। केंचुए को कांटे में फंसा देते हैं, ऐसे पानी में उतारते हैं, तो केंचुआ ऐसे ऐसे हिलते रहता है, तो मछली उसको देख के आकर्षित होती है, फंस जाती है बेचारी, ठीक है। अगले क्लास में हम केंचुआ पढ़ना शुरू करेंगे। यहाँ पर अर्थवर्म हो गया, मैंने इसके पूरे प्रजनन तंत्र के बारे में ऐसे ही बता दिया है, मैं इसको पढ़ के नहीं बताया हूं आपको, है ना, लेकिन जैसा मैंने बताया वो बहुत अच्छा है। कुछ और भी होती है यहाँ पर, है ना। देखिए जैसे यहाँ पर 10वें 11वें खंड में वृषण होते हैं, ये मैंने बताया, है ना। शुक्र वाहिकी नलिकाएं 18वें खंड में खुलती हैं, ये भी मैंने बताया, प्रोस्टेट वाहिनी से जुड़ जाती हैं।
और 2 जोड़ी सहायक ग्रंथियां और होती हैं, अतिरिक्त ग्रंथियां होती हैं। 17वें और 19वें खंड में सहायक ग्रंथियां होती हैं। जो सहायक ग्रंथियां होती है एक्सेसरी ग्लैंड, ठीक है, अतिरिक्त ग्रंथि, ये देखिए, ये देखिए 17वें और 19वें में, ठीक है। ये अर्थफॉर्म को चिपकाए रखने में मदद करता है दूसरे अर्थफॉर्म के साथ, ठीक है। तो अतिरिक्त ग्रंथियां हैं, इसको ध्यान रखेंगे। और नरजनन छिद्र 98वें खंड में है, ये मैंने आपको बार बार बताया। मैथुन के दौरान शुक्राणुओं को एक दूसरे को देते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। तो अर्थफॉर्म मैंने खत्म कर दिया है। अब हम 1 या 2 क्लास में पढ़ेंगे काकरोच, ठीक है, उसके बाद फिर फ्रॉग है। तो अधिकतम 2 क्लास में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है मित्रों। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, है ना। थैंक यू, बाय।